चलिए, तो आज मैं डिस्कस कर रहा हूं इंटरनल एग्जाम से रिगार्डिंग किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन का पैटर्न आपको मालूम होगा। पैटर्न इन द सेंस कि 60 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 10 क्वेश्चन आपका एमसीक्यू होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आपको शॉर्ट आंसर होगा 5 एंड 2 होगा लॉन्ग। ठीक है, और एमसीक्यू 1 मार्क्स का होगा, इसको बंद कर दो। और शॉर्ट आपका 6 मार्क्स का होगा, 6 5 जा 30, और लॉन्ग आपका 10 मार्क्स का होगा। क्लियर है? तो 10 2 जा 20, 30 20 50 10 60। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि 6 क्वेश्चन आपका शॉर्ट आएगा, जिसमें से 5 आपको अटेम्प्ट करना है। क्लियर है? 3 क्वेश्चंस आपका लॉन्ग रहेगा, जिसमें से 2 आपको अटेम्प्ट करना है। ये सब्जेक्ट्स में आपको आसान होगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव या लॉन्ग शॉर्ट जो भी हो, वो नोट्स से ही देंगे। नोट्स जो मैंने नोट्स दिया है, क्योंकि नोट्स ऑब्वियसली कोई भी देगा, कोई भी टीचर अगर पढ़ाए होंगे तो अपना जो पढ़ाए होंगे उसी से देंगे। लेकिन होता क्या है कि बहुत सारा क्वेश्चंस जो होता है वो बहुत अलग अलग पेपर का क्वेश्चन नेट पर मिल जाता है। अगर मैं सी का खोजने जाऊं क्वेश्चन, पाइथन का खोजने जाऊं क्वेश्चन, एमसीक्यू या लॉन्ग, एमसीक्यू ही खोजता है, लॉन्ग तो अपने मन से दे देता है, तो आसानी से नेट पर मिल जाएगा। लेकिन आप ऐसे भी जानते होंगे क्यू बेसिक को आप कुछ खोजेंगे तो आपको कुछ कंटेंट नेट पर नहीं मिलने वाला है, और ये पीएलडीटी तो एकदम नहीं मिलेगा। ये तो है ना, वो तो खोज खोज के बनाया हुआ है, क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है। तो आपको ये चीज समझ लेना है कि हू बहू आपका क्वेश्चन किससे आएगा, नोट से आएगा, जो मैंने आपको शेयर कर रखा है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन चूंकि दोनों बैच में सेम क्वेश्चन रहेगा, तो ऑब्वियसली आपके बैच के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आएगा, है ना। सीएमपी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, जिसमें मिनिमम कहां तक पढ़ाई हुआ है, ठीक है, मैक्सिमम पर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज होगा। तो इसमें मैं कहां तक डिस्कस किया हूं अभी तक, एल्गोरिथम तक। तो एल्गोरिथम तक आपको क्वेश्चन आएगा, और एल्गोरिथम तक में भी आपका डिसीजन मेकिंग तक आएगा, यानी कि लूपिंग नहीं आएगा, क्योंकि लूपिंग मैंने अभी शुरुआत किया था शायद, या नहीं भी किया था, याद नहीं रहता उसमें किए थे इसमें। तो लूपिंग से नहीं आएगा, डिसीजन मेकिंग तक, कंडीशनल तक आएगा। क्लियर हो गया? चलिए, इसमें से जैसे कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू खास करके होगा, जैसे हमने बोला कि एमसीक्यू नेट पर नहीं मिलता है, बहुत हम लोग दूसरे पेपर में नेट से ही खोज लेते हैं, और नेट से वो ऐसा क्वेश्चन रखते हैं जो ऑलरेडी मैंने क्लास में टच किया है या क्लास में समझाया, क्योंकि नेट पर तो बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे ना। इसमें क्वेश्चन चूंकि नेट से नहीं है, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो हू बहू आपका नोट से होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल बता दूं, तो यहां पर होगा ए डैश इज एन इनफॉर्मल वे ऑफ राइटिंग प्रोग्राम। 4 ऑप्शंस रहेंगे, आपको दे देना है। सुडो कोड रहेगा, एल्गोरिथम रहेगा, ठीक है ना, नन ऑफ दीज रहेगा, बोथ ऑफ दीज रहेगा, बोथ ए एंड बी रहेगा, इस तरह रहेगा। तो इसी तरह से क्वेश्चन कुछ बनाए तो आप माइन्यूटली नोट्स को पढ़ेंगे। हाँ, एक चीज ध्यान देना है कि ऐसा नहीं कि नोट से हम बोल दिए तो कुछ भी उठा के लाइन डाल देंगे। ये मत समझिए कि ये लाइन हम डाल देंगे, बिसाइड और देर बीच में खाली छोड़ देंगे। वो लॉजिक होगा, वो क्या होगा, लॉजिक होगा, यानी कि आपको समझ में आएगा कि क्या इसका आंसर होना चाहिए। तो कुछ इस तरह की चीजें होंगी। और चूंकि आप लोग ने टेस्ट भी अभी तक एक भी हम नहीं लिए हैं, तो आप लोग को मालूम नहीं है टेस्ट के लिए। तो आइए, सबसे पहले हम लोग शुरू से अगर देखा जाए, तो आपको ये पूछा जा सकता है शॉर्ट में, व्हाट इज प्रोग्राम, व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इस तरह के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो एक बार मैं सबको झलक दिखा देता हूं, ठीक है। और फिर आपको होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, द मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज, है ना। एक आता है निमोनिक्स कोड, शायद याद हो या नहीं आपको याद हो तो आप याद कर लेना। निमोनिक्स कोड आपको असेंबली लैंग्वेज में आता है। तो क्वेश्चन हो सकता है व्हाट इज निमोनिक्स कोड, या निमोनिक्स कोड में से आपको ये भी पूछा जा सकता है कि असेंबली लैंग्वेज में जो सर्टेन नंबर ऑफ कोड्स बनाए गए उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो आपको उसमें ऑप्शन रहेगा एमसीक्यू में, निमोनिक्स कोड या बाइनरी कोड या मशीन कोड, है ना, या नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो इस तरह से रहेगा। तो आपको
मशीन लैंग्वेज आ गया। बाइनरी लैंग्वेज इज इंट्रोड्यूस इन विच लैंग्वेज, दैट इज मशीन लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज किस में यूज होता है? मशीन लैंग्वेज में यूज होता है, ठीक है, 0 और 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसको मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं, ऑब्जेक्ट कोड भी कहते हैं। ऑब्जेक्ट दैट मीन्स मशीन, जिसको मशीन समझता है। विच लैंग्वेज इज फास्ट? मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज इज फास्ट। फास्ट मतलब फास्ट टाइप करना नहीं, टाइप करना तो स्लो हो जाएगा क्योंकि यूजर नहीं जानता है। प्रोसेसिंग किसका सबसे फास्ट होगा? मशीन लैंग्वेज। तो इस तरह से क्वेश्चंस रहेंगे, आपको समझ में आ रहा होगा। अब उसके बाद आपको हाई लेवल लैंग्वेज की क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं? एडवांटेज हो सकता है कि आपको इजी टू राइट हो गया, इजी टू डिबग हो गया, राइट करने में आसानी है, एरर खोजने में आसानी है, यूजर फ्रेंडली होता है, यूजर आसानी से टाइप कर सकता है। तो ये सब आपको लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद हाँ, हाई लेवल लैंग्वेज में हो गया, डिबगिंग इज फास्ट, टाइप टेकिंग लेस। हाई लेवल लैंग्वेज कौन कौन से हैं? तो अभी जितना भी यूज हो रहा है सब हाई लेवल लैंग्वेज भी होगा। हाई लेवल लैंग्वेज दैट इज इजी टू रीड, राइट एंड मेंटेन। तो ये एडवांटेज हो सकता है, 2 एडवांटेज आ जाए, 3 एडवांटेज आएगा। तो कुछ अपने दिमाग का भी इस्तेमाल कीजिएगा, है ना, क्योंकि रटना तो है नहीं इसको। एंड नेक्स्ट इज ट्रांसलेटर, ठीक है। तो ट्रांसलेटर डिपेंड्स ऑन लैंग्वेज। Translator is compiler, assembler. What is compiler? What is assembler? Give any 2 differences between compiler and interpreter. तो दोनों के बीच डिफरेंसेस आपको देना है। कंपाइलर क्या है, इंटरप्रेटर क्या है। कंपाइलर आपको पूरा होल कोड को एक बार में चेंज करता है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन चेंज करता है। कंपाइलर एग्जीक्यूशन इज फास्ट, इंटरप्रेटर एग्जीक्यूशन इज स्लो, क्योंकि एक बार वो चेंज करता है। तो बस दो हो गया इस तरह से। इसमें है नहीं, लेकिन आपको बता दिए किस तरह निकालना पड़ेगा आपको मन से भी, ठीक है। तो ये हो गया कंपाइलर इंटरप्रेटर। कंपाइलर इंट्रोड्यूस कब किया गया था, या कंपाइलर से एमसीक्यू भी आता है, जो चेंज हाई लेवल इनटू मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज विच ट्रांसलेटर इज यूज, असेंबलर, कंपाइलर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। इस तरह क्वेश्चन है ना, तो आप याद रखिएगा। इंटरप्रेटर आप समझ गए, असेंबलर टू चेंज असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। तो ये हो गया असेंबलर हो गया, ठीक है। एंड जनरेशन याद रखिएगा, सेकेंड जनरेशन में कौन सा लैंग्वेज आया था? असेंबली। फर्स्ट जनरेशन में मशीन था, सेकेंड जनरेशन में असेंबली था, थर्ड जनरेशन में आपको हाई लेवल आया। अब हाई लेवल में कौन कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आया, तो ये लिस्ट भी है। जैसे अगर आपको बेसिक पढ़ना है, बेसिक मतलब क्यों बेसिक, तो बेसिक आपका थर्ड जनरेशन में आया था। जावा भी आया था, लेकिन जावा अभी भी एक्स्ट्रा फीचर उसमें जुड़ते रहता है, लेकिन बेसिक जो है, जो सबसे शुरू वाला डिजाइन, वो थर्ड जनरेशन में आया था। सी हो गया, C++ हो गया, है ना, जावा, विजुअल बेसिक, ये एडवांस है बेसिक का, विजुअल बेसिक थर्ड ईयर में आप पढ़ेंगे। जावा स्क्रिप्ट, C#, पास्कल, फोर्ट्रान, ठीक है। तो ये सब थर्ड जनरेशन लैंग्वेज हो गया। फोर्थ जनरेशन में आपका पाइथन वगैरह आया था, ठीक है। फोर्थ जनरेशन किधर गया, ठीक है। AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिफ्थ जनरेशन। तो फिफ्थ जनरेशन वाला याद रखिए, क्योंकि फिफ्थ जनरेशन में सीमित चीजें। एक तो हम लोग बोल देते हैं AI आया था, यानी मशीन लैंग्वेज, मशीन नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट फिफ्थ जनरेशन में आया था। उसमें लैंग्वेज होता है प्रोलॉग, मर्क्यूरी, है ना, ये सब लैंग्वेज आपका, ये आपका, ये इतना नहीं होगा, क्योंकि लैंग्वेज ऐसा नहीं कि थर्ड जनरेशन में जितना मैंने लिस्ट बनाया उतना ही लैंग्वेज आया था। ETC लिखा हुआ तो और भी लैंग्वेज आया है, ठीक है। लेकिन मेन आपका जैसे पेपर बेसिक हो गया, ये इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। या सेकेंड में एक ही था असेंबली, फर्स्ट में एक ही था मशीन, तो ये पूछा जाएगा। PLDT स्टैंड्स फॉर, है ना, तो ये होगा। हालांकि PLDT का अलग अलग स्टैंड्स है, डेवलपमेंट है, डिजाइन है, टेक्निक है, टूल्स भी होता है कहीं जगह, तो उसके हिसाब से दिया रहेगा, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। और ये प्रोग्रामिंग टेक्निक, दैट इज स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग और अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। क्यू बेसिक इज स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, क्यू बेसिक इज प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, नॉट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दैट मीन्स जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, उसमें हम लोग क्लास एंड ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं, तो आगे पढ़ेंगे। पाइथन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, C++ इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, C is not object oriented, procedural,
है ना। C#.NET इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक है। VB.NET इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, VB मतलब विजुअल बेसिक, तो वो पढ़ेंगे, वो भी उतना दिमाग नहीं लगाना है, कौन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अपने आएगा धीरे धीरे। तो ये सारी चीजें हैं। और सॉफ्टवेयर क्या है, ये पार्ट्स, चूंकि फंडामेंटल का भी ये पार्ट है, सॉफ्टवेयर क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, दैट आल्सो पार्ट ऑफ फंडामेंटल। ये फंडामेंटल में भी, फंडामेंटल का बेसिक क्वेश्चन है ये, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। MS वर्ड किस तरह का सॉफ्टवेयर है? अच्छा, ये पूछे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, अगर बोलेंगे डिफाइन सिस्टम सॉफ्टवेयर। The system software direct interact with CPU and it is generally used for system need, मतलब यूजर को ज्यादा इससे नीड नहीं है, अरे हालांकि यूजर को नीड तो है, सिस्टम का नीड होगा तो यूजर का भी नीड होगा, बट सिस्टम्स के नीड के लिए, जैसे यूजर का नीड क्या है, रिज्यूम बनाना, यूजर का नीड क्या है, डेटा एंट्री करना, तो वो सब आ जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपको बताया थे OS इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो DOS भी तो OS ही है ना, OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, तो DOS इज डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे वो OS आ जाएगा, DOS आ जाएगा, विंडो आ जाएगा, लिनक्स आ जाएगा, मैकिंटोश आ जाएगा, ये सब किसका एग्जांपल, OS का। तो OS ही बोल दिए तो उसमें सब जितना भी OS का टाइप हो जाएगा सब आ जाएगा। ट्रांसलेटर इज एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर, असेंबलर, है ना, और हाँ सारे तीनों ट्रांसलेटर आपका आ जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। कभी आपने ट्रांसलेटर को यूज करके अपना काम किया है आपने? नहीं ना किया है। अपना काम आप किससे यूज करते हो? अपना काम MS एक्सेल यूज करते हो, पावर पॉइंट, एक्सेस, ओरेकल प्रोग्रामिंग बनाने के लिए, डेटाबेस बनाने के लिए। तो ट्रांसलेटर का कभी मेरा काम नहीं, वो सिस्टम को यूज के लिए है। लिंकर हो गया, लोडर हो गया, ड्राइवर सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है, ये सब सारा आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में भी फंडामेंटल में और भी टाइप पढ़ाएंगे सर सिलसिलेवार, उसमें भी आता है पैकेजिंग सॉफ्टवेयर और भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, तो ये सब आप इनहांस फंडामेंटल में पढ़ेंगे। पैकेजिंग में आ जाएगा MS ऑफिस, एक पैकेज देता है, क्या पैकेज देता है MS ऑफिस के अंदर, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, पब्लिशर, इन्फोपाथ। यूटिलिटी मतलब छोटा छोटा काम के लिए, जैसे आपका हो गया वीडियो प्लेयर भी हो जाएगा आपको, CD एंटीवायरस यूटिलिटी मतलब में आ जाएगा। तो ये सब टाइप्स वहां बताया जाएगा, ये मेरा पार्ट नहीं है, ठीक है, और उतना क्वेश्चन होगा नहीं। ये आएगा प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। ये लॉन्ग में भी आ सकता है, डिफाइन व्हाट इज PDLC, डिफाइन ऑल इट्स टर्म्स। तो 6 जो टर्म्स है वो टर्म्स तो आपको याद होना चाहिए। 7 है, हाँ, तो 7 टर्म्स है, जो भी है 7 टर्म्स है, तो 7 आपको याद होना चाहिए। उसमें से एक भी आ सकता है शॉर्ट में, ऐसे भी आ सकती है, ये तो लॉन्ग की बात करनी है। शॉर्ट में अगर चाहें तो इस तरह भी आ सकता है कि कोडिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन इन PDLC, व्हाट इज कोडिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। कोडिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन PDLC में क्या है, ठीक है, तो कोडिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन क्या है, उसका जवाब देना, ये शॉर्ट में आ जाएगा, है ना। तो देखिए होता क्या है कि लॉन्ग में आप आंसर अपने हिसाब से लिखेंगे, ऐसा नहीं कि लॉन्ग है तो 2 पेज भरना ही भरना है, ऐसा हम नहीं कहेंगे। जितना में आपको लगे कि अच्छा से हो गया है उतना आप लिखते हैं, ऐसा नहीं कि 3 लाइन में लॉन्ग लिखते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा ये चीज होना चाहिए, समझदारी हम बता देते हैं, जैसे समझदारी क्या होना चाहिए, थोड़ा सा एग्जाम पर भी आ जाते हैं कि MCQ में बहुत लोग पेज भरने का भी काम करते हैं, वो भी लगता है कि पेज भरना चाहिए, पेज भरा जैसा नहीं लिखा है। तो आपको MCQ रहेगा तो सबसे बेहतर तरीका रहेगा कि जैसे 1 है, 1 का A लिख दीजिए ऐसे। A में क्या है वो टाइम वेस्ट मत कीजिए, है ना। A में ऑप्शन क्या है वो भी मत डालिए, 1 का A लिखिए, क्लैरिटी रखिए। 2 का C है तो C लिख दीजिए, बस ऐसे करके, क्लियर है। अब कोई लिखता है 1 का A और A में क्या है मशीन लैंग्वेज, वो भी लिखेगा, लगेगा कि उससे और ज्यादा सर को एकदम ध्यान जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, इरिटेट करता है, ठीक है। 2 का C तो C लिख देंगे। कोई तो ये करता है, कोई तो ये ABCD छोड़ भी देता है, जो है आउटपुट वो मतलब जो आंसर में है वो दे देता है, यानी 1 का A नहीं लिखेगा। A में मशीन लैंग्वेज है तो 1 का मशीन लैंग्वेज लिख देगा।
अब कहेंगे इससे आपको दिक्कत क्या है सर, आपको तो और अच्छा मिल रहा है। दिक्कत ये है कि जब हम कॉपी जांच करते हैं तो हम आंसर बना लेते हैं, 1 का ए 2 का बी, देखते हैं 1 का ए 1 का 2 का बी 2 का बी आंसर मार दिए। अब वो क्या करवा रहा है कि 1 का मशीन लिखा है, मशीन देखेंगे कौन में है, तो इरिटेट करेगा ना। कॉपी जांच करना भी तो हैप्टिक शेड्यूल है ना, तो आप वैसे इरिटेट करते हैं, वैसे गुस्सा आने लगता है, तो आप क्लियर लिखें। दूसरा, नंबरिंग क्लियर होना चाहिए। जैसे आपको 2 का दूसरा क्वेश्चन बनाना है, 2 का 1 का आंसर, तो आप क्लियर लिखिए ये सब चीज, ठीक है। और ये आप जानते हैं एग्जाम देने का पैटर्न कि कोई भी क्वेश्चन को आप सफल कर सकते हैं, यानी कि पहले आपका थर्ड याद है तो थर्ड आप बना सकते हैं, फोर्थ याद है तो फोर्थ बना सकते हैं बाद में। लेकिन सफल करने का भी एक क्राइटेरिया होता है। क्या क्राइटेरिया होता है कि सपोज आपका लॉन्ग आंसर दिया हुआ है, लॉन्ग आंसर ये है, लॉन्ग आंसर में आपको 3 नंबर है 4 नंबर है। जैसे लॉन्ग आंसर में आपका आ जाएगा 1 से लेकर 10 तक तो एमसीक्यू हो गया, 11 से आ जाएगा लॉन्ग आंसर 11, 12, 13। किसी किसी लॉन्ग आंसर में 2 क्वेश्चन दिया रहेगा छोटा छोटा, 11 का 1 और 11 का, ऐसे भी हम देते हैं क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन 6 नंबर का है ना लॉन्ग, तो उसमें हम 3 दे दिए कि डिफाइन, ब्रीफली डिफाइन न्यूमेरिक्स कोड, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज, तो उसमें आपको 2-2 लाइन कर देना है, तो एक में 3 हो गया है तो लॉन्ग। तो उसमें अगर 11 के अंदर 3 क्वेश्चन है तो 11 अगर आप बना रहे हैं तो तीनों एक जगह होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 11 का 1 लिखे फिर 12 में चले गए, फिर 13 लिखे 14 लिखे, लॉन्ग भी लिख देंगे फिर 11 का 2 लिख रहे हैं। ये सीक्वेंस नहीं होता है एग्जाम में, ऐसा करता है बट ये सीक्वेंस नहीं होता है। अगर आप एक क्वेश्चन बना रहे हो तो पूरा एक क्वेश्चन वो एक जगह रहना चाहिए, भले ही 11 12 के बाद बनाए या 13 के बाद बनाए, दैट इज मेन क्राइटेरिया, ठीक है। क्योंकि एक बार नंबर उसमें चढ़ा देते फिर पता लगा कि अच्छा बाद में उसका पार्ट अभी है। कुछ कुछ तो ये भी कर देता कि आगे आधा लिख दिया फिर आधा से मतलब रिमाइंडर करके लिख दिया, तो वो सब चीजें आपको नहीं होना चाहिए, समझ गए। ये खासकर ध्यान दीजिएगा, ये जो 1 का ए कर रहे हैं 2 का बी कर रहे हैं, ये आपको एकदम ध्यान देना है। तो ये हो गया आपका पीडीएलसी, और फिर नेक्स्ट हो गया आपको इसका डिस्क्रिप्शन है पीडीएलसी का, प्रॉब्लम डेफिनेशन क्या है, प्रॉब्लम एनालिसिस क्या है, एल्गोरिथम डेवलपमेंट क्या है। फ्लो चार्ट का डिफाइन नहीं आएगा क्योंकि फ्लो चार्ट तो अभी आगे पढ़ाना है। और इसके बाद फिर आपको आ गया प्रोग्राम टाइप, सिक्वेंशियल का सिक्वेंशियल तो आप समझ रहे हैं। डिसीजन मेकिंग का डिसीजन मेकिंग भी नाम है, क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग इज अ प्रोग्राम टाइप इन विच 2 पार्ट्स आर अवेलेबल। ऐसे भी याद है, जरूर नहीं कि जो हम लिखवाएं हु वो लिखना है, 2 पार्ट्स आर अवेलेबल, द फर्स्ट पार्ट इज ट्रू एंड सेकेंड इज फॉल्स। There is one condition available, if condition is true then true part will executed, otherwise false part will executed। ये लिख दीजिए, बस यही है, समझ गए। डिसीजन मेकिंग, इसको ब्रांचिंग भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रांचिंग, तो याद रखिएगा नाम। डिसीजन मेकिंग क्योंकि ब्रांच बनाते हैं, ट्रू की ब्रांच, फॉल्स की ब्रांच, ठीक है। तो ये आपको आ जाएगा डिसीजन मेकिंग में। और डिसीजन मेकिंग में आएगा तो आपको ऑपरेटर भी याद रखना होगा। ऑपरेटर बताया है ना, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन के लिए एस्टेरिस्क, डिवीजन, रिमाइंडर के लिए मोड, मोड बताया है तो मोड होगा। आपको आउटपुट में भी क्वेश्चन में ऐसे हो सकता है कि 10 मोड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 मोड 3, बताओ तो तुम क्या होगा 10 मोड 3, क्या नहीं, तो ये गड़बड़ हो गया ना। 10 मोड 3 कितना होगा 1 होगा, एकदम जुबान पे रहना चाहिए, डिवाइड है, ठीक है। तो ये आपका भी आएगा, ठीक है, इस तरह से आ सकते हैं मोड वाला में, खासकर क्योंकि ये कंफ्यूजन वाला होता है ना। तो ये पढ़ लीजिए ना, जो चीज में जिस पॉइंट में देखो कंफ्यूजन दूर क्या होगा ना, कि अगर किसी चीज में आपको कंफ्यूजन है तो उसको दूर आप ही कर सकते हो। वो हम कितनों बार मोड बता देंगे ना तो आप फिर एंड टाइम पर गड़बड़ा जाइएगा। तो आपको कंफ्यूजन दूर खुद करना है, कोई लॉजिक ढूंढना होगा। जैसे मेरे को भी कंफ्यूजन था इस स्लैश में और इस स्लैश में, शुरू में बहुत कंफ्यूजन रहेगा कि ये फॉरवर्ड है कि बैकवर्ड है, पूरा याद करके जाते थे, एंड टाइम पर भूल जाते थे कि ये फॉरवर्ड है कि ये बैकवर्ड है, ये होता है। तो आप लॉजिक खुद निकालिए, क्योंकि खुद समझ रहे हैं कि हम क्या करें कि याद होगा। तो सबका अपना, हमने सोचा कि नीचे से जो पीछे की ओर जाएगा उसको हम क्या मानेंगे। तो ये लॉजिक आपको ढूंढना, हम नहीं कहेंगे इसी तरीके से तुम रटो, तुम सोचो कि हमको कैसे
याद आएगा। जो चीज में कंफ्यूजन है उसका मतलब उससे ओवरकम कैसे हुआ जाएगा ये आप ही बता सकते हैं, आप ही को ओवरकम होना होगा। तो मोड वाला समझ जाइए, डिवाइड वाला समझ जाइए। अगर हम करेंगे 3 डिवाइड 10 तो अभी भी कोई गड़बड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा अगर फ्रैक्शनल पार्ट हटाएंगे तो? फ्रैक्शनल पार्ट हटा देना है तो 0 आएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा ना, 0.3 आएगा ना। तो फ्रैक्शनल पार्ट हटा देना है, कितना आएगा? 0 आएगा। 3 मोड 10 करेंगे तो 3 आएगा। देखो कोई याद नहीं किया अभी, 3 बहुत कम याद किया है कुछ लोग। तो ये कंफ्यूजन कौन दूर करेगा? और देखिए ये अगर कंफ्यूजन रहेगा ना तो इसका पूरे क्यू बेसिक में पूरा यूज है। जो चीज हम पढ़ा रहे हैं उसको अभी यूज तो खत्म नहीं हो गया, कब कहीं भी किसी क्वेश्चन में आ जाएगा। लूप में तो इसको बहुत ज्यादा यूज होता है। ये जो मोड हो गया, ये वाला मोड और ये वाला डिवाइड, लूप में तो बहुत याद है। तो आगे एक चीज और हम बता दे रहे हैं कि अगर आप डिसीजन मेकिंग के बाद हम लूपिंग का एल्गोरिदम पढ़ाने आ रहे हैं तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए दोनों। तो ये आप दोनों क्लियर कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसी का काम है। तो इसको आपको क्लियर कर लेना है, नहीं तो फिर इसी में आप फंसे रह जाइएगा। तो आप जाइए और 10 मिनट समय दीजिए इसको और क्लियर कीजिएगा इसको, कैसे हम इसको याद रख सकते हैं मौके पर। तो डिसीजन मेकिंग लूपिंग हो गया। एरर्स आप याद रखिएगा, एरर्स में आपका क्वेश्चन आ जाएगा व्हाट इज एरर्स, व्हाट इज बग, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। बग समझ रहे हैं ना, एरर्स इज कॉल्ड बग एंड व्हाट इज डिबगिंग, है ना। तो फाइंडिंग एरर्स, है ना, इन प्रोग्राम्स द होल प्रोसेस इज कॉल्ड डिबगिंग, ठीक है। तो ये डिबगिंग है, एरर्स है, ठीक है। एरर्स में आप टाइप याद कर लीजिएगा, ज्यादा टाइप में हम नहीं जाएंगे क्योंकि अभी बहुत ज्यादा आपने प्रैक्टिकली नहीं देखा है तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होगा। प्रैक्टिकल अभी एरर नहीं किए हैं तो कुछ कुछ आप याद रखिएगा एरर्स में। प्रोग्राम अप्रोच, टॉप डाउन, बॉटम अप, ये भी क्लैरिटी अभी नहीं मिलेगा क्योंकि जब तक हम प्रोग्राम नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि कौन टॉप डाउन प्रोग्राम कर रहे हैं और कैसे बॉटम अप कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिए, खाली डेफिनेशन याद रखिएगा कि क्या होता है टॉप डाउन और क्या होता है बॉटम अप। अब एक ये बना सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं, डायग्राम के थ्रू भी आपको समझ में आएगा कि टॉप डाउन और बॉटम अप क्या है, ठीक है। और थ्योरेटिकली समझ में आने कि टॉप डाउन में पहले बिगर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उसके बाद उस प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके सॉल्व करते हैं। इतना तो लिख सकते हैं ना। कैसे करते हैं वो प्रोग्राम में हम लोग देखते हैं। बॉटम अप में पहले स्मॉलेस्ट पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं, उसके बाद उसको कंबाइन करके एक बिगर पार्ट को बनाते हैं, दैट इज बॉटम अप अप्रोच। तो आप फिगर से भी समझ सकते हैं। उसके बाद लास्ट इज एल्गोरिथम, ठीक है। व्हाट इज एल्गोरिथम? एल्गोरिथम से ये क्वेश्चन भी रहेगा, एंड डैश इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर सॉल्विंग ए प्रॉब्लम और कंप्लीटिंग अ टास्क, ठीक है। तो आपको ध्यान देना। अच्छा, अब सॉल्विंग ए प्रॉब्लम एल्गोरिथम भी आता है और फ्लोचार्ट भी आता है। तो फ्लोचार्ट में एक वर्ड जरूर होगा, डायग्राम। तो डायग्राम से समझ जाइए कि डायग्राम से सॉल्व करने के लिए कह रहा है तो वो क्या है, फ्लोचार्ट है। और नॉर्मली अगर इंस्ट्रक्शन दे रहा है स्टेप वाइज कि फर्स्ट स्टेप में ये इंस्ट्रक्शन है, सेकेंड स्टेप में ये इंस्ट्रक्शन है, तो आपको किसकी बात कर रहा है, एल्गोरिथम की बात कर रहा है। तो ये दोनों में थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस होगा आपको। और एल्गोरिथम से आपका क्वेश्चन व्हाट इज एल्गोरिथम तो आएगा ही, उसके साथ साथ आपको बनाने के लिए भी आएगा, ठीक है। कोई प्रोग्राम देंगे, कोई एल्गोरिथम देंगे और उसको बनाना होगा, यानी कि आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना होगा, स्टार्ट, उसके बाद वेरिएबल लेना होगा, फिर क्या करना है। क्वेश्चन जो एल्गोरिथम का दिए हैं तो दिए ही हैं बनाने के लिए, लेकिन जरूरी नहीं कि वही क्वेश्चन आएगा जो हम आपको दिए हैं बनाने के लिए। क्वेश्चन दूसरा भी आ सकता है, उसी पर आधारित होगा, सीक्वेंशियल पर ही होगा, डिसीजन पर ही होगा, बट दूसरा क्वेश्चन आ सकता है। क्योंकि एल्गोरिथम में और प्रोग्राम में फिक्स नहीं होता है और मैथ में फिक्स नहीं होता है कि अगर 4+3 हम सिखाए हैं तो 4+3 जोड़ देंगे, 5+9 नहीं देंगे। तो आपको सीखना है सीक्वेंशियल क्या होता है, ना कि क्वेश्चन सीखना है कि जोड़ वाला सीक्वेंशियल बना है तो जोड़े वाला सीखना है। आपको नहीं पढ़ा है तो सिंपल इंटरेस्ट भी दे सकते हैं, है ना, सिंपल इंटरेस्ट दे सकते हैं। हम बताए हैं रेक्टेंगल, हम सर्किल भी दे सकते हैं। इस रेडियस इनपुट लीजिए, उसका सरकमफ्रेंस निकालिए और एरिया निकालिए, है ना। स्क्वायर भी हो सकता है, स्क्वायर क्यूब हो सकता है, क्यूबॉइड से हो सकता है
है ना, तो क्वेश्चन में रहेगा। तो आपको फॉर्मूला याद रखना, इतना तो बेसिक याद रखना चाहिए। हमको भी याद नहीं तो याद तो करेंगे। बेसिक में क्या आ जाएगा तुमको, रेक्टेंगल का एरिया एंड पेरीमीटर, और सर्किल का रेडियस सॉरी सरकमफ्रेंस एंड एरिया, है ना। ट्रायंगल का एरिया, वो बेस और हाइट वाला भी और हीरोज वाला भी, और क्यूब का एरिया और पेरीमीटर, क्यूबाइड का भी एरिया और पेरीमीटर। क्यूबाइड समझ रहे हैं ना, घन और घनाभ, क्या क्या, हाँ वॉल्यूम कर सकता है, वॉल्यूम कर सकता है, उसमें ये नहीं होगा। तो आपको याद रखना है। और स्क्वायर, है ना, स्क्वायर का बस यही, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, 4a, है ना। देख 4a ना, 4a ही होता है ना, a प्लस a प्लस a प्लस a, जो भी होता है तो वो याद कर लीजिएगा। मुझे भी याद नहीं रहता है मैथ, तो हम एग्जाम के पहले याद कर लेंगे। जिस दिन हमको क्यूब क्यूबाइड का क्वेश्चन दिए उसके एक दिन पहले हम देख लेंगे, ये बड़ा मैटर नहीं है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, और कुछ नहीं है। हाँ, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का भी आप याद रखेंगे, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, ठीक है। स्वैपिंग में भी क्वेश्चन में आ सकता है, विथ थर्ड वेरिएबल, विदाउट थर्ड वेरिएबल। क्वेश्चन का 2 सेट होगा। कितने सेट होंगे, 2 सेट, यानी आपके पीछे वाला के पास दूसरा सेट होगा और आपके बगल में दूसरा होगा, मतलब BSc होगा या बीकॉम होगा या BBM होगा। इंग्लिश वाला, हाँ ये बहुत दिमाग है, क्या लॉजिक, यही लॉजिक तुमको प्रोग्राम में भी लगाना होगा, है ना। जब आगे हम लोग क्यू बेसिक पढ़ेंगे यही लॉजिक वहां पे, हाँ एक तरह से लॉजिक है। कितना डिकोड किया कि इंग्लिश वाला तो सबको सेम है, तुरंत डिकोड कर दिया, तुरंत से आपको मोड वाला भी याद कर लेना होगा। नहीं सही बात है, मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, तुरंत से उसी तरह मोड वाला भी याद कर लेना होगा, है ना। क्या बगल में तुम्हारे, अब ये इतना रूल नहीं है, रूल इज मेड टू बी चेंजेस, वो चेंज भी हो सकता है। अब हम कह देंगे बगल में BCA वाला ही सीट पर आ जाएगा तो कहोगे सर बोले थे, है ना। तो वो सीट प्लानिंग का में भी हो सकता है। ऐसे ज्यादा चांस है कि सिर्फ BCA का एग्जाम नहीं है, बीकॉम का भी है, BBM का भी है, BBA का भी है, BSc IT का भी है। तो उतना जब है तो ऑब्वियसली तुम्हारे बगल में दूसरा ही कोर्स का रहेगा, तुम्हारे पीछे वही रहेगा, बट सेट क्या होगा, दूसरा होगा। अब दोनों सेट में कोई सिमिलरिटीज नहीं होगा, ना ना ना, ये भी नहीं रहेगा, है ना। उसका पहला तो तुम्हारा पहला ही, उसका फिर नहीं, कुछ भी नहीं, ये रहेगा तब तो ही जाएगा, है ना। चोरी वोरी तो खैर नहीं चलता है, चोरी वोरी तो एकदम नहीं चलेगा, वो सब यहाँ नहीं चलता, नहीं कुछ नहीं। CCTV क्या चोरी, मतलब तुम्हारे दिमाग में रहेगा नहीं कि हम लिखें कि चोरी करें, है ना, ठीक है। कभी किसी एग्जाम्स में आप सुने होंगे कि बुक्स आर ऑल्सो अलाउड, होता है ना। तो क्या वो चोरी करके लिख दिया, वो खोजते रहेगा तब तक टाइम निकल जाएगा उसको, है ना। तो वो भयानक चोर है। चलिए अब आगे आइए, और कुछ तो नहीं है। ये ऑपरेटर आप याद कर लीजिएगा डिसीजन मेकिंग के लिए, ठीक है। सीक्वेंशियल, हाँ ये सिंटेक्स नहीं पूछेंगे, सिंटेक्स ये पूछेंगे जब क्यू बेसिक पढ़ाएंगे तब ये सब सिंटेक्स पूछा जाता है, ठीक है। सिंटेक्स ये नहीं पूछेंगे कि इफिल्स क्या होता है ना, और इफिल्स का सिंटेक्स लिखिए, ये नहीं पूछेंगे, ये PLDT में नहीं पूछेंगे। ये बता दिए हैं कि ऐसे यूज होता है, बट ये प्रोग्राम में होता है। जब क्यू बेसिक पढ़ाएंगे तब ये क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज इफ इल्स स्टेटमेंट। अभी तो ये बताए हैं इफ इल्स, ऐसे फॉर्मल बता दिए कि इफ इल्स यूज होता है डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि डिसीजन मेकिंग हमको बताना था, बट इसकी पूरी तरह डिस्क्रिप्शन आपका प्रोग्राम में होगा। क्या होता है इफ इल्स, क्या होता है इफ, क्या होता है एल्स, क्या होता है नेस्टेड इफ के अंदर इफ, सबको डिफिनीशन भी लिखाएंगे, सिंटेक्स भी लिखाएंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी बनेगा। क्या होता है लैडर इफ वो इफ एल्सिफ एल्स, उसको लैडर इफ बोलते हैं, होता है ना। अगला बताए थे ना कि जब मल्टीपल कंडीशन हो, जैसे मार्क्स वालों में बताए थे कि मार्क्स ग्रेटर देन 80, 70 to 80, 60 to 70, तो ये सब उसको लैडर, तो ये लैडर इफ देखिए लिखे भी है।
तो ये सबसे क्वेश्चन नहीं होगा, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। ये क्वेश्चन आपको क्यू बेसिक में पूछा जाएगा, क्यू बेसिक पढ़ाएंगे तब कि क्या लैडर इफ होता है, क्या इफ एल्स होता है, क्या नेस्टेड इफ होता है, क्या व्हाइल लूप होता है, फॉर लूप होता है, डू व्हाइल होता है, ये सब उसका पार्ट है। ठीक है, और कुछ नहीं है। कुछ पूछना है इसमें? कहाँ था तुम लोग? रिहर्सल चलेगा ना, तो एक बार क्लास में बता दिया करो कि सर रिहर्सल में जा रहे हैं, क्योंकि रिहर्सल के नाम पर ना कोई ऐसे घूमने चला जाता है, तो एक बार बता के जाना है। तुम करने क्या आए हो? क्लास अब क्या करोगे? हो गया रिहर्सल? अटेंडेंस बनाने तुम आए होगे। अटेंडेंस एक साथ बन जाएगा, लेकिन अभी सबको बता देना कि दैट इज लास्ट। आपको एक बार जो सर का जिस टाइम पर क्लास है, अगर उस टाइम पर आप रिहर्सल कर रहे हैं तो वहां पर एक बार बता दीजिए सर को कि हम लोग इतने जन, अटेंडेंस दे दीजिए कि 4 जन जा रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, तभी अटेंडेंस बन जाएगा। तो अभी जाओ तुम एंजॉय करो, है ना? चलिए ठीक है। इसमें और कोई प्रॉब्लम? तो और तो कुछ समझाने वाला है नहीं, इतना समझा ही दिए हैं तो और क्या समझाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं। कुछ आगे नहीं बढ़े तो टाइम बहुत पढ़ना है ना। क्या मोड कैसे हम करें यार? हम फिर वही बताएंगे, फिर तुम भूल जाएगा। पीडीएलसी मोड वाला, पीडीएलसी आते हैं मोड वाला, उसको करने दो भाई, वो पहले पूछा है उसको मोड वाला करना। मोड देखो यार, रिमाइंडर निकालता है। रिमाइंडर समझते हो? अच्छा, 10 से 3 को डिवाइड करेंगे, 10 में 3 से, तो कितना शेष बचेगा? 1 हो गया। तो क्या होता है ना कि दो ऑपरेंड है। ऑपरेंड समझते हो? ये ऑपरेंड इसमें कौन कौन है? 10 एंड 3 ऑपरेटर मोड है। तो लेफ्ट ऑपरेंड इज ग्रेटर एंड राइट ऑपरेंड इज स्मॉलर, देन नो प्रॉब्लम। आप जानते हैं, अगर आप कहेंगे 4 मोड 2 तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत होता है राइट ऑपरेंड इज ग्रेटर एंड लेफ्ट इज ग्रेटर देन राइट ऑपरेंड, तब दिक्कत है। तो आप सीधे 0 बैठा दो ना, 0 पॉइंट समथिंग आएगा ना। तो देखिए मेरा यहाँ प्रोविजन पहले क्या समझ लीजिए कि मोड को आपको पॉइंट में नहीं आता है। मोड पॉइंट में नहीं आता है। मोड पॉइंट में चली जाएगा तो बचेगा क्या? तो ऐसे देखिए हम लोग देते हैं 10 डिवाइड भी करके आपको बता दिए थे, कितनी बार में लगेगा? 0 बार में ना, 1 बार में भी तो नहीं लगेगा, तो 0 बार में लगेगा। तो 10 0 0, यानी कि आप लेफ्ट वाला जो है ना वही लिख दो। ठीक है ना? 4 मोड 10 लिखेंगे तो 4 आएगा, 20 मोड्स 25 लिखेंगे तो 20 आएगा, और 25 मोड्स 20 लिखेंगे तो 5 आएगा। वो तो जानते हैं। 20 से किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो क्या क्या रिमाइंडर आने के चांसेस हैं? क्या क्या रिमाइंडर आ सकता है अगर किसी नंबर को 20 से डिवाइड करेंगे? तो देखो लॉजिक है, ये भी वही मोड जैसा। देखो तुम पकड़ा था ना, अभी पकड़ो। 20 से किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो कितना क्या क्या रिमाइंडर आने की चांसेस है? अरे 0 से 19 तक, क्योंकि 20 फिर आएगा तो कट ही जाएगा। ये तो लॉजिक होना चाहिए ना। कोई भी नंबर 20 से डिवाइड करोगे तो कहां तक शेष बचेगा? 0 से 19 तक, है ना? 21 कभी रिमाइंडर बचेगा 20 से डिवाइड करने के बाद? वो तो एक बार और कट जाएगा ना। तो ये तो लॉजिक भाग का है, तो सिंपल बच्चा वाला चीज है। तो ये हो गया मोड का, समझ गए? चलिए अब आगे बढ़िए। पीडीएलसी हम थोड़ा बता देते हैं। पीडीएलसी में कौन सा टर्म नहीं समझ में आ रहा है? अरे सातों पार्ट पूछेगा एक ही बार। कौन सा टर्म, एक बोलो ना, कौन सा टर्म? प्रॉब्लम डेफिनेशन। देखो प्रॉब्लम डेफिनेशन में कोई भी तुमको प्रॉब्लम आएगा ना तो उसको डिफाइन करोगे, तो उसको अपने मन से लिखना है। तुम एग्जांपल दे के भी लिख सकते हो। जैसे तुम्हारे पास एरिया एंड सरकमफ्रेंस, एरिया एंड सरकमफ्रेंस आ गया सर्किल पे, तो प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे ना। डिफाइन में क्या क्या चीज हम लोग करेंगे कि क्या प्रॉब्लम को समझना, प्रॉब्लम है क्या, उसी को कहते हैं प्रॉब्लम डेफिनेशन। जब तक प्रॉब्लम को आप डिफाइन नहीं करोगे तब तक आप उसको
समझ ही नहीं पाओगे और ना उस पे आगे फर्दर काम कर सकते हो। तो प्रॉब्लम डेफिनेशन तो एकदम से आसान है, इसमें लिखा भी होगा। तो पहला स्टेप, डिफाइन प्रॉब्लम इन मेजर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, दिस इज जॉब फॉर सिस्टम एनालिस्ट, है ना। तो ये सब एनालिस्ट करता है, कौन करता है, ये सब चीजें आपको देख लेना है। प्रॉब्लम एनालाइज, अब एनालाइज करते हैं कि क्या क्या जरूरत पड़ेगा, कौन कौन से टर्म्स की जरूरत पड़ेगा, ठीक है, कितना ऑपरेटर की जरूरत, कौन ऑपरेटर की जरूरत पड़ेगा। अगर छोटा सा बात करेंगे हम प्रोग्राम में, कितना वेरिएबल की जरूरत पड़ेगा, कितना नंबर ऑफ डेटा इनपुट लेना है, ये सब क्या हो गया, एनालाइज हो गया। और बाकी फिर उसके बाद एनालाइज हो गया तो क्या डेवलप करेंगे, एल्गोरिदम, ठीक है। हम बताते हैं ना, देखेंगे राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट प्रिंसिपल रेट एंड टाइम, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट। तो एनालाइज में क्या होगा, कितना वेरिएबल इसमें जरूरत पड़ेगा, 3 वेरिएबल ना, एक प्रिंसिपल, एक रेट के लिए और एक टाइम के लिए, ठीक है। और उसके बाद एक कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए भी वेरिएबल चाहिए, एसआई चाहिए। अब एसआई को फिर हम लोग को निकालेंगे, फिर एसआई को प्रिंट करेंगे, तो ये एनालाइज हो गया। उसके बाद एल्गोरिदम डेवलप करते हैं, ठीक है। और एल्गोरिदम हम बता ही दिए कि एल्गोरिदम क्या होता है, ठीक है। और एल्गोरिदम डेवलप में हम लोग फ्लो चार्ट भी डेवलप कर सकते हैं और एल्गोरिदम भी डेवलप कर सकते हैं। एल्गोरिदम हो गया इंस्ट्रक्शन, फ्लो चार्ट हो गया डायग्रामेटिक अप्रोच। आगे पढ़ना है फ्लो चार्ट, ठीक है। कोडिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन, अभी हम लोग जो लास्ट काम कर रहे हैं वो कहां तक कर रहे हैं, एल्गोरिदम तक कर रहे हैं। कोडिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन, अब जब एल्गोरिदम बन गया तो एल्गोरिदम कोई आउटपुट देता है क्या, हम लोग कभी आउटपुट देख रहे हैं अपना, हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि ये प्रिंसिपल रेट एंड टाइम ले रहे हैं, तो ये प्रिंट करा देंगे तो ये आउटपुट आएगा। और कॉपी पर ले, कंप्यूटर आपको आउटपुट दे रहा है, तो कंप्यूटर को आउटपुट देने के लिए उस एल्गोरिदम को आपको कोडिंग में क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा। और कोडिंग में कन्वर्ट करने के लिए आपको कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरी होगा। तो आपको कोडिंग करना मतलब कोडिंग के लिए एक सर्टेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत होनी चाहिए। एल्गोरिदम को हम लोग कोडिंग में चेंज करते हैं। अब क्यू बेसिक के थ्रू हम लोग कोडिंग में चेंज कर रहे हैं, तो क्यू बेसिक में क्या स्ट्रक्चर है, इनपुट लेने के लिए, आउटपुट लेने के लिए, वेरिएबल लेने के लिए, सब में अलग अलग होगा, ठीक है। अब वेरिएबल लेना है तो क्यू बेसिक में वेरिएबल लेने का तरीका अलग है, सी में अलग है, पाइथन में अलग है। क्यू बेसिक में इनपुट लेने का तरीका अलग है, सी में अलग है, पाइथन में अलग है। आउटपुट लेने का, तो एल्गोरिदम में हम लोग सीखते हैं कि यहाँ पर वेरिएबल जरूरी है, यहाँ पर इनपुट जरूरी है, यहाँ पर आउटपुट जरूरी है। अब कैसे इनपुट कैसे आउटपुट लेंगे प्रोग्राम में, वो आपको प्रोग्राम सीखेंगे तब बताएगा कि हमारे यहाँ ऐसे इनपुट होता है, ये चीज से आउटपुट होता है और ये चीज से प्रोसेसिंग होता है, ठीक है। ये प्रोग्राम, तो इसमें होगा कोडिंग। कंपाइलेशन में हम लोग कोडिंग एक बार लिखते हैं ना, तो कोडिंग को एग्जीक्यूट करा, कोडिंग लिख देने से कुछ नहीं होगा। कोडिंग लिखने के बाद हम लोग इसको रन कराते हैं, रन कराते हैं तो वो कोडिंग जाता है प्रोसेसर के पास और वो कोडिंग को एग्जीक्यूट करा के तब आपको क्या देता है, आउटपुट देता है। यानी कि रन कराते हैं तो कंपाइलर वहां पर काम करता है, यानी कि मेरा कोडिंग हम लोग किस लैंग्वेज में लिखेंगे, हाई लेवल ना, और उसको चेंज कंपाइल करेंगे, रन कराएंगे तो चेंज होगा मशीन में, मशीन के पास जाएगा, समझेगा कोडिंग को, फिर वो आउटपुट देगा, फिर आपको हाई लेवल लैंग्वेज तो फिर वो आउटपुट देगा। और लास्ट टेस्टिंग एंड डिबगिंग। अब अगर रन करा रहे हैं प्रोग्राम को और रन नहीं कर रहा है तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, प्रोग्राम को डिबग करेंगे, टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे कि कहीं आपका एरर तो नहीं है, गलती तो नहीं है। तो यही है पीडीएलसी का टर्म। नहीं, प्रोग्राम रन हो जाएगा तो फिर टेस्टिंग एंड डिबगिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर हम लोग चेक करेंगे। चलिए ठीक है, और कुछ पूछना इसमें, कब एग्जाम है, क्या रहता है, कंपाइलेशन क्या होता है सर, क्या कंपाइलेशन? कंपाइलेशन यहाँ पर देखो होता क्या है ना, कि हम लोग जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज मशीन में चेंज होगा, तो वहां पर या तो कंपाइलर होगा या फिर क्या होगा, इंटरप्रेटर। तो कंपाइलर जहां पर होगा तो वही कह रहा है कंपाइलेशन करना, कंपाइल्ड करना, मतलब हाई को किसमें चेंज करना, मशीन में। लेकिन याद रहे कि कहीं कहीं इंटरप्रेटर भी काम करता है। तो अगर मैं कहूं क्यू बेसिक का, तो क्यू बेसिक सपोर्ट किसको करता है, इंटरप्रेटर को। किसको सपोर्ट करता है, वही कंपाइलेशन लिखा हुआ है। देखिए, कंपाइलेशन इज ए प्रोसेस ऑफ कंपाइलिंग, लिंकिंग, कन्वर्टिंग, ये पॉइंट पर आइए, कन्वर्टिंग सोर्स कोड। अब कहिएगा सोर्स कोड क्या है,
तो जो आप कोडिंग लिखे ना वही क्या हो गया आपको, और उसको चेंज करता है ऑब्जेक्ट कोड में, यानी ऑब्जेक्ट कोड दैट इज मशीन कोड, जो मशीन समझ दैट इज ऑब्जेक्ट, तो वही कंपाइलेशन है, ठीक है। और उसके बाद बनता है EXE फाइल, एग्जीक्यूटेबल फाइल, जो आपका एग्जीक्यूट कर सके, ठीक है। तो ये हो गया आपका, और तो कुछ नहीं है। चलो हो गया। यस सर। चलिए तो अब अटेंडेंस मैं ले लेता हूँ, और उसके बाद आप एग्जाम देंगे, फिर एग्जाम के बाद नेक्स्ट आ गया